हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही में आप लोग का साइंस का भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। चलिए, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देख रहे हैं। हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, इस सेट में जो है आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, तो अगर आपके 30 से प्लस भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर हो पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग के लिए डरने की बात नहीं है। यहाँ पे इस सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हार्ड है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में दे दीजिएगा और यहाँ पे 30 प्लस आप लोग करने का प्रयास करिएगा। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है, तो यकृत माने लीवर में आपका होता है यूरिया का निर्माण। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन से हैं। बताइए कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन से हो सकते हैं। तो तिल्ली एवं आरबीसी। कौन सा, तो तिल्ली एवं आरबीसी। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। तिल्ली एवं आरबीसी जो है मलेरिया से प्रभावित अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम में। किसने, तो अलेक्जेंडर कनिंघम में किया था। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम में जो है आपका पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर कि बौद्धयान, मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है। बताइए कि बौद्धयान, मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है। तो ये कौन है आपका बताइए। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है। तो ये आपका जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। कौन है, तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। कौन है, तो बौद्धयान, मानव आपस्तंभ और कात्यायन जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है। तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, त्रिरत्न से की अवधारणा किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से आपका संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। किस राजा ने जो है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का आपका निर्माण करवाया था, स्थापना करवाया था। तो ये कौन हो जाते हैं, तो यहाँ राजेंद्र चोल प्रथम। कौन, तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है आपका गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा जो आपका है संस्कृत नाटक भी आपका लिखा करते थे। तो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे महेंद्र वर्मन वन। कौन सा, तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है आपका यहाँ पे संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन से वंश के थे ये, तो पल्लव वंश के थे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के आपके थे, ये जो है संस्कृत नाटक लिखा करते थे। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशलिस्ट इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। बोला जाता है कि कौन से जीव को जो है सोशलिस्ट इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन है कि मधुमक्खी, झिंगुर, टर्माइट या चींटी। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे झिंगुर जो है ये सोशलिस्ट इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जेमिनी पे जाइए। जेमिनी जानते होंगे या फिर चैट जीपीटी तो बिल्कुल जानते ही होंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है जेमिनी आप लोग जानते ही होंगे। तो जेमिनी जानते हैं ना, तो जेमिनी या फिर चैट जीपीटी जो आया है या फिर गूगल जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है जेमिनी पर अपलोड करिए और लिख दीजिए सिंपल भाषा में कि इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाइए। बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने बस 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग कितना सही करवा रहे हैं बस वो एनालिसिस आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो बताने लायक चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सोशलिस्ट इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता किसको, तो झिंगुर को नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर बहुत बताने लगे ना तो ये जो वीडियो आप लोग 20 मिनट में देखते हैं ये आप लोग का 1 घंटा का हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो ये आपका हरिहर प्रथम थे। कौन थे, तो हरिहर प्रथम आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो हरिहर प्रथम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ कौन सी वंश की राजधानी थी, तो ये आपका सिसोदिया वंश। कौन सा वंश, तो सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। कौन से वंश, सिसोदिया वंश की राजधानी आपका कौन सा था, चित्तौड़गढ़।
आगे है 11 नंबर क्वेश्चन कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने जो है आपका बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो बताइए किसने विरोध किया था। यहाँ पे आपका हो जाता है चांद बीबी ने। किसने, तो चांद बीबी ने विरोध किया था। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चांद बीबी ने अहमदनगर की ये रानी थी जो कि आप बादशाह अकबर का विरोध किया था। ठीक है, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगाल व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। पुर्तगाल जो व्यापारी है वो गोवा की भूमि पर किस सदी में आए थे, तो आपका 15वीं सदी में आए थे। कौन से, तो 15वीं सदी में। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि 15वीं सदी में जो है पुर्तगाल व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे। और ये जो आपका है कब आए थे, तो 1498 में आए थे। कब, तो 1498 में आपका आया था पुर्तगाल व्यापारी, जो कि आपका भारत को कौन से मार्ग से, तो समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा खोजा था। कि कब खोजा था, तो 1498 में खोजा था। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए कि आप लोगों को ये पुर्तगाल व्यापारी जो रहते थे ये आप लोगों को भारत को समुद्री मार्ग से, जो भारत है हमारा, ये भारत जो है इसको समुद्री मार्ग से क्यों खोजा गया था, इसको आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ से क्या व्यापार करते थे, सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि कौन सा व्यापार यहाँ पर होता था। ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा व्यापार होता था, तो यहाँ पे मसालों का व्यापार होता था। ठीक है, तो पहले जो है स्थल के मार्ग से आपका मसालों का व्यापार होता था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण, वो प्रॉब्लम आपको बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम के कारण जो है मसालों का जो व्यापार है स्थल से ना होकर उसके बाद फिर से आपका समुद्र मार्ग से होने लगा। समुद्र मार्ग से किसने किया था, तो पहला बार खोजा था तो वास्को डी गामा। जो भारत है, सब बोलते हैं कि भारत को जो समुद्र मार्ग से खोजने वाला कौन है, तो वास्को डी गामा। भारत कहीं पे भुलाया हुआ नहीं था, भारत में लोग रहते थे पहले से। जैसे कि मैं पहले पढ़ता था ना, जब छोटा था मैं, तो उस समय जब पढ़ते थे ना तो सब बोलता था कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। तो मुझे लगता था कि भारत को में पहले कोई रहता ही नहीं था, भारत में वास्को डी गामा आया उसके बाद सब लोग रहने लगे। लेकिन अब समझ में आया है ना कि भारत में वास्को डी गामा जो है ये भारत को खोजा था। पहले से भारत में सभी लोग रहते थे, लेकिन पहले स्थल से जो है व्यापार होता था, उसके बाद जो यहाँ पर आपका समुद्र से व्यापार होना शुरू हुआ। ठीक है, समुद्र से व्यापार क्यों हुआ इसको आपको कारण बताना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। ठीक है, या फिर बिल्कुल आप लोग यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछिएगा, मुझे तो पता है, लेकिन एक बार आप लोग चैट जीपीटी या फिर आप लोग इसका जेमिनी का उपयोग करना सीखिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मसालों का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है पहले लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे मसाला इतना मिलता था, अच्छा वैरायटी मसाला हमारा शरीर को गर्म रखता था, इसीलिए जो है जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे वो लोग यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, पुर्तगाली ले जाते थे ताकि उनका शरीर गर्म रहता था, उससे उधर जो है आपका बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसलिए देखिए कि एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने में कितना समय लग गया आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में आपका 15वीं सदी में जो है यहाँ पे पुर्तगाल व्यापारी गोवा में आए थे। 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था। ठीक है, शॉर्ट में यही समझिए। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो अमृत सरोवर झील। कौन सा झील, तो अमृत सरोवर झील के किनारे। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर आपका स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। ये हो जाता है अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अवसाद कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहते हैं। 14 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 15 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहते हैं। उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, उसमें उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है। तो ये आपका इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन के ऋण के लिए समर्थ संपार्श्विक प्रतिभूति है। ऋण के लिए समर्थ संपार्श्विक प्रतिभूति कौन सी है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सी हो जाता है, तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति। क्या, तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाता है। ऋण के लिए समर्थ आपका प्रतिभूति है उधारकर्ता की परिसंपत्ति। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन ना कि ऋण के लिए जो समर्थ होता है प्रतिभूति, किस चीज़ पे आप लोग ऋण ले सकते हैं, तो उधारकर्ता जो ऋण लेता है वो अपना संपत्ति को गिरवी रख सकता है। वही चीज़ सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आगे है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षण कौन है, तो ये आपके हो जाते हैं प्रकाशक नियंत्रण। कौन, तो प्रकाशन नियंत्रण। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो प्रकाशक नियंत्रण है वो भारत के राजपत्र अधिकृत प्रकाशक एवं और संरक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
18 नंबर क्वेश्चन कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसको क्या कहते हैं? तो मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोनोपोली। बोला जाता है ना कि यहाँ पर मोनोपोली चल रही है इसका, जैसे कि आपका बॉम्बे बाजार हो गया, फिर से यहाँ पे कोलकाता बाजार हो जाता है, इसका मोनोपोली चल रही है। तो बाजार में अगर स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो मोनोपोली कहते हैं। ये नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, जैसे कि जिलेट गार्ड की यहाँ पे मोनोपोली चलती है, उसके कंपेटिटिव में कोई नहीं अभी लगभग में कोई आप लोग जानते हैं? अच्छा, एक चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो जिलेट गार्ड जो दाढ़ी बनाने वाला रहता है उसका कुछ आप लोग पता है कि जिलेट गार्ड को छोड़ के कोई और ऐसा कंपनी जो जिससे कि आप लोग दाढ़ी बनाते होंगे घर पर, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा कोई और कंपनी जिससे कि आपका छिले भी नहीं, सेम उसी की तरह से आप लोग का आपका जो है प्रोडक्ट मिले, ठीक है? ऐसा तो मेरे ध्यान में तो कोई नहीं अभी तक है, तो इसको आपको बताइएगा अगर आपके ध्यान में हो तो। एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री को पेशकश को क्या कहते हैं? बताइए, एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो उत्पादक की गठरी कहते हैं। क्या? तो उत्पाद की गठरी कहते हैं। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री को पेशकश को क्या कहते हैं? तो उत्पाद की गठरी कहते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अक्रिय गैस नहीं होती है? कौन सी गैस जो है आपका अक्रिय गैस यहाँ पर नहीं है? तो कौन सा हो जाता है? तो हाइड्रोजन जो है आपका अक्रिय गैस नहीं होता है, ठीक है? हाइड्रोजन क्या है? तो अक्रिय गैस यहाँ पे नहीं है। हीलियम, नियोन और रेडॉन जो है आपका अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, ठीक है? यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपका अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो ये साख हो जाता है, गुडविल करेक्ट आंसर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है? तो साख हो जाता है। गुडविल मतलब कि आप अच्छे आदमी हैं, उस पर आपको जो है ये एक आपका परिसंपत्ति नहीं है, आपका एक संपत्ति ये नहीं है, इसके आधार पर आपको जो है ये नहीं मिल सकता है ऋण, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट का प्रस्तुत किया था? तो आर.के. सनमुख चेट्टी ने। किसने? तो आर.के. सनमुख चेट्टी ने। यही जो है आपका 1947 में प्रथम वित्त मंत्री भी अगर पूछ देगा तो कौन थे? तो सनमुख चेट्टी। कौन? तो आर.के. सनमुख चेट्टी। आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर वही प्रथम अगर वित्त मंत्री है तो वही ना आपका केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर आर.के. सनमुख चेट्टी, ठीक है? अगर वर्तमान में अगर कौन है आपके यहाँ पर वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। सबसे लंबा समय तक भाषण देने वाले कौन है? ये बताइए कि सबसे लंबा समय तक भाषण देने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो आपका निर्मला सीतारमण, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर कि 1 अप्रैल 2020 से बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। कौन सा ब्याज? तो वार्षिक आधार पर, छमाही आधार पर, या तिमाही आधार पर, या दैनिक आधार पर? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पे दैनिक आधार पर देना स्टार्ट किया है। कौन सा? तो दैनिक आधार पर 1 अप्रैल 2010 से जो है बैंक में जो बचत खाते में जो पैसे जमा रहते हैं उसमें जो है ब्याज देना कैसे शुरू किया? तो दैनिक आधार पर यहाँ पे दिया है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? 23 का डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? भारतीय जो मुद्रा नोट है वो कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो ये बताइए करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर कि नासिक में भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो नासिक में किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा, एक सेकेंड, हाँ, तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, कितने प्रतिशत? पूरे पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, इसमें जो है भारत है, एक जगह पे हमारा भारत है, तो ये भारत जो है कितने प्रतिशत में है? ठीक है, भारत, ये पृथ्वी अगर 100% है, 100% में कितने प्रतिशत में आपका पृथ्वी है, ये आपका भारत है? तो बताइए कितने प्रतिशत में है? तो 2.4%। इस पॉइंट डाटा को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि 2.4% में आपका जो है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निहित स्थित है? सफेद रेगिस्तान जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो बताइए किसमें स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो सफेद रण भी बोलते हैं इसको, सफेद रण भी आपका कहाँ है? तो गुजरात में। आपका ए नंबर करेक्ट आंसर जेठालाल के यहाँ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? कौन सा द्वीप जो है आपका लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो किल्टन जो है आपका है यहाँ लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है, बाकी अमिनी, मिनिकॉय और करवती जो है आपका लक्षद्वीप से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे किल्टन जो है आपका संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? तो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है किल्टन। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? किसे जो है अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। किसको? तो कोची को आपको अरेबियन समुद्र की, अरेबियन समुद्र कहाँ है? तो अरेबियन समुद्र इधर है, ठीक है? अरेबियन समुद्र की रानी किसको कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है, याद रखिएगा 28 नंबर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो 29 नंबर की नागालैंड की राजधानी कौन सी है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पे बताइए नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो कोहिमा है। क्या है, तो कोहिमा है आपका नागालैंड की राजधानी। डी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर कि रेशों की संपूर्ण कटाई को पहचानिए। रेशों की संपूर्ण कटाई की कौन सी है यहाँ पर, संपूर्ण कटाई रेशों की, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे, तो निर्वनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, तो निर्वनीकरण जो है आपका रेशों की संपूर्ण कटाई को क्या कहते हैं, तो निर्वनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन कि डैश में सोना घोला जाता है। किसमें सोना घोला जाता है, बताइए किसमें जो है आपका सोना घोला जाता है, तो ये आपका हो जाता है एक्वा रेजिया में। किसमें, तो एक्वा रेजिया में आपका सोना को घोला जाता है। 31 का आपका यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर कि सोना को किसमें घोला जाता है, तो एक्वा रेजिया में घोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। क्या, तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। सी नंबर यहाँ पे कि फेरिक ऑक्साइड मतलब कि यहाँ पे आयरन की जो मौजूदगी है वो मिट्टी के लाल रंग की होने के कारण है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि जो है आपका उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कछार मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, तो एल्यूवियल, कौन सा, तो एलुवियल सॉइल बोल सकते हैं या फिर कछार मिट्टी पाई जाती है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कछार मिट्टी पाई जाती है। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन कि नंदा देवी का उच्चतम स्थल कौन सा है। नंदा देवी का उच्चतम स्थल कौन सा है, तो अरुणाचल की कौन सा हो जाता है यहाँ पे नंदा देवी की उच्चतम कौन सा हो जाता है, तो गढ़वाल की पहाड़ियाँ। कौन सा, तो गढ़वाल की पहाड़ियाँ नंदा देवी का उच्चतम स्थल है। कौन सा, तो गढ़वाल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे 34 का बी नंबर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, कि यहाँ पे यकृत जो लीवर है वही जो है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, लीवर आपका यकृत। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं कि हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया। हीराकुंड डैम जो है आपका किस नदी पर स्थापित किया है, तो महानदी पर स्थापित किया गया। सबसे बड़ा डैम अगर पूछा जाएगा तो आपका हीराकुंड डैम होता है। सबसे बड़ा डैम आपका कौन सा, तो हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सभी डैम के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में अरिविथिटू वन्य जीव पशु विहार स्थित है। भारत के किस राज्य में अरिविथिटू वन्य जीव पशु विहार स्थित है, कौन से राज्य में है, ये बताइए, तो कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कौन से राज्य में, तो कर्नाटक में अरिविथिटू जो है आपका वन्य जीव पशु विहार है। कर्नाटक में, कहाँ है, तो कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो आपको सेट में यहाँ पर इजी से आपका हार्ड लेवल तक का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए टोटल क्वेश्चन को बहुत बारीकी से अच्छा से पढ़ने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो बताइए किसका परमाणु क्रमांक जो है आपका 3 है, तो ये आपका लिथियम का है। किससे है, तो लिथियम का आपका परमाणु क्रमांक जो है बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्रमांक जो है आपका लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत में कौन सी तिथि जो है आपका संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो 26 नवंबर को। कौन सा, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में क्यों किसको मनाते हैं, तो आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है, बताइए कौन सा हो जाता है, तो भारत का। किसका, तो भारत का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है, तो भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ जो है किसके द्वारा आपको यहाँ पे दिलाई जाती है, तो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके, तो मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या होती है, तो यहाँ पे हो जाता है 6 वर्ष की अवधि होती है। कितनी, तो 6 वर्ष की अवधि आपका राज्यसभा की सदस्यता की अवधि होती है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, तो ओम हो जाता है। यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, तो ओम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। श्वेत रक्त काल का जीवन कितने दिनों का होता है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे 5 से 8 दिन का होता है। कितने दिनों का, तो 5 से 8 दिन का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का, तो आपका 5 से 8 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, तो 1975 में आपका जो है सिक्किम जो है भारत का राज्य बना था। कब बना था, तो 1975 में बना था आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1975 में ही आपका ये हुआ था, आपातकाल लगा था, लेकिन आपातकाल लगने से पहले ही जो है सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बन चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या होना चाहिए। भारत में किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री आपको बनना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो आपका 25 वर्ष की आयु आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना, तो 25 वर्ष का आयु आपका हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु इनमें से कौन सा है, तो आपका सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। कौन सा, तो सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। सही जवाब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सिलिकॉन। आगे है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है ओविज अराइज। क्या, तो ओविज अराइज आपका यहाँ पे भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओविज अराइज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन कि सिर में कुल कितने हड्डियां होती हैं। बताइए सिर में कुल कितने हड्डियां होती हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पे, तो 29 हड्डियां होती है। कितनी, तो 29 हड्डियां आपका शरीर में, सर में जो है आपका पूरे शरीर में आपका कितने हड्डियां होती है, तो 29 हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है, तो भारत के दोनों सदन। ठीक है, भारत के दोनों सदन जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है कौन, तो भारत के दोनों सदन। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क के लिए रहता है। ठीक है, होमवर्क में आपको ये बताना है कि यहाँ पे आँख का पानी ढल जाना। ठीक है, ये आपका जीके जीएस नहीं है, यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन दे दिए हैं कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आँख का पानी ढल जाना उस उपयुक्त मुहावरे के लिए सही विकल्प कौन सा है। या अगर आँख का पानी ढल जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि मारा जाना, निर्लज हो जाना, या प्रियजन का बिछड़ जाना, या निर्लज हो जाना। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि आँख का पानी एगो को हटा देते हैं। ठीक है, लीजिए एगो को हटा दिए, तो ABC में आपको बताना है कि आँख का पानी ढल जाना उस मुहावरे के लिए सही विकल्प क्या हो जाता है, तो निर्लज हो जाना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 51 का बी नंबर यहाँ निर्लज होना हम बता दिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आँख का पानी ढल जाने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे निर्लज हो जाना। अगर इसको हटा देते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आंसर हम बता दिए फ्लो में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोगों का हो गया। एक क्वेश्चन हम दिए थे ना कि यहाँ पे क्यों स्थल मार्ग से जो है आपका व्यापार जो है बंद हो गया था भारत में। ठीक है, पुर्तगाल से जो आपका हो गया था, तो वहाँ से आपका क्यों बंद हो गया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, कोई राजा जो है अपना टैक्स वहाँ पे रोक दिया था। ठीक है, तो कौन सा राजा था, इस नाम बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट 8 तक प्रैक्टिस सेट कर दिए थे। कल हम आपको याद करने के लिए थे महिला के लिए, प्रथम महिला जो है लूसेंट के बुक से आपको याद करने के लिए दिए थे प्रथम महिला। अब इसका जो है वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द कल आपको आज ही लगभग वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसमें कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आपको बताना है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ दूसरा होमवर्क। यहाँ पे प्रथम जो पुरुष होता है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम पुरुष यहाँ पे 53 को दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में प्रथम पुरुष पेज नंबर बता दे रहे हैं 418 कितना, तो 418 आपको याद रखना है, याद कर लेना है पूरा का पूरा 418 पेज नंबर। इसका भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें है कि भारत में प्रथम पुरुष पूरा आपको याद करके आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और जो भारत में प्रथम महिला है उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा।